बहुत बहुत गुड इवनिंग सब बच्चों को। और आज हमें करना है डिस्कस बच्चों एनपीओ आपके साथ। तो अपना रजिस्टर निकाल लो बच्चों अभी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, आज हम इसकी बातें करते हैं आपके साथ डिस्कस। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि पहले आपके साथ पूरा कॉन्सेप्ट जो भी है उसको एक बार ब्रशअप कर लिया जाए, और फिर आपके साथ थोड़ा सा समय बचेगा तो सवाल भी उसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का पर्पस ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आज हम करेंगे एनपीओ से संबंधित। तो बच्चों सबसे पहले तो इसमें दो बातें ये पता होनी चाहिए हमें कि एनपीओ के लिए दो अकाउंट्स जो होते हैं वो मेन अकाउंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक को बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पर बनाया जाता है, यानी उसमें सिर्फ आपको कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। वो ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं और कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस का नेचर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने रेंट पे करा, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और आपने अगर कोई एसेट खरीद लिया, बुक्स खरीद ली, मान लो एसेट खरीद लिया, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको दोनों तरह की बातें दिखाई देंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेसिकली ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जिसको हम नॉमिनल नेचर का अकाउंट बोलते हैं। इसे हम एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं, यानी कि इसमें आपको कैश के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिखेंगी, या कुछ एडजस्टमेंट भी इसमें हमें डील करनी पड़ती हैं। चाहे हमें कैश रिसीव ना भी हुआ हो या चाहे हमने कैश पे ना भी करा हो, तब भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये बात कॉन्सेप्चुअल पता होनी चाहिए। अब ये बात तो चलो सर पता चल गई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शनों को, जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, तब हमें कैसे कैसे काम करना है। तो मैंने चैप्टर के कुछ टुकड़े कर दिए और वन बाय वन आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा सबके। एक पार्ट होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे सब्सक्रिप्शन इनकम हमको निकालनी है, या हम सब्सक्रिप्शन इनकम से संबंधित कुछ बात कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके अलावा फिर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस प्रकार हम कंज्यूम्ड पार्ट निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर एसेट का। आमतौर पे वो एसेट जो होता है वो एक कंज्यूमेबल आइटम की तरह होता है, उनका एक स्टॉक होता है, वो सीखेंगे। और इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे स्पेशल पॉइंट्स हो सकते हैं जो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो कवर किए जाते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। किसी में कुछ छोटा पॉइंट हो सकता है, किसी में कुछ छोटा पॉइंट हो सकता है, जो हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर ही प्रैक्टिस करके क्लियर करने का मौका मिल पाता है। तो इस तरह से जो है एनपीओ चैप्टर में हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आज का पहला थम्स अप भेज दो कि अब आप तैयार हो वन बाय वन इन पर चर्चा करने के लिए कॉन्सेप्चुअली। ओके, तो सभी के थम्स अप आ गए हैं। यस सर, बढ़िया, ठीक है। तो वन बाय वन चर्चा करेंगे, वन बाय वन।
ताकि सारी बातों की समरी भी कंप्लीट हो जाए, सारी चर्चा हमारी कॉन्सेप्चुअली बढ़िया हो जाए। चलो ठीक है बच्चों जी। तो हम पहले बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है क्या, ये आखिर इसका अर्थ क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये है, फंड मतलब होता है कि भाई एनपीओ वाले अपने दो प्रकार के फंड बनाते हैं, एक को बोलते हैं कैपिटल या जनरल फंड। अब कैपिटल फंड या जनरल फंड क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो भाई हमारे पास चलाने के लिए भी पैसे तो चाहिए, साल भर काम करते हैं तो कुछ सरप्लस डेफिसिट भी हमारा हो जाता है। तो एक जनरल फंड होता है, मतलब जिसका कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, वो किसी भी पर्पस पे हम यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल फंड या जनरल फंड के अंदर हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं या लिखते हैं, और आमतौर पर ये इसका ओपनिंग बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर पता चलता है। तो कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर उसके एक बैलेंसिंग फिगर की तरह फिर पता चलता है, जिसके अंदर आपका साल भर का अगर हुआ हुआ सरप्लस है तो आप जोड़ते हैं, या अगर साल भर में कोई डेफिसिट हुआ होगा तो आप घटा देते हैं। अब इसके अलावा कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये कहता है कि दीज शुड बी कैपिटलाइज्ड, और आमतौर में उसमें ज्यादातर 90% एंट्रेंस फीस होती है कि हमें कोई एंट्रेंस फीस मिली और क्वेश्चन लिख देगा कि दिस एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड आमतौर पे। तो अगर हम किसी भी चीज को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस अमाउंट को कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाए। तो किसी भी पर्टिकुलर आइटम को अगर क्वेश्चन कहता है कि इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो दैट आइटम शुड बी एडेड इन द कैपिटल फंड। तो एडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू इन कैपिटल फंड मींस यू आर कैपिटलाइजिंग समथिंग। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, या फलाना फलाना अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज, या कुछ भी कैपिटलाइज। तो अगर किसी भी चीज को आप कैपिटलाइज करते हैं तो इसका मतलब आप उसको कैपिटल फंड में जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपनी मेंटेन करती है अपने पास एक स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, उनका कोई नाम नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो बिल्डिंग फंड, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो स्पोर्ट्स फंड, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो पवेलियन फंड, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो शाहरुख खान फंड, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो फलाना ढिमकाना फंड। तो जो भी नाम हो हमें उससे पे नहीं जाना, हमने बस ये देखना है कि ये एक स्पेसिफिक फंड है। उस स्पेसिफिक फंड का एक ओपनिंग बैलेंस होता है जो आमतौर पर हमें दिया होता है कि स्पेसिफिक फंड में हमारे पास इतने रुपए थे पहले से, ये दिया होता है। नहीं दिया तो जीरो ले लेंगे। फिर उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक डोनेशन हमें मिली उसे हम उसी फंड में जोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं हमारा फंड है टूर्नामेंट फंड और किसी ने हमें टूर्नामेंट के लिए स्पेसिफिक डोनेशन दी, टूर्नामेंट डोनेशंस दिए, तो हम उसको भी टूर्नामेंट फंड में ही जोड़ लेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड में आई हुई या मिली हुई एक स्पेसिफिक डोनेशन है। फिर कई बार हम स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं और उस स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट पर हमें ब्याज मिलता है यानी इंटरेस्ट मिलता है। तो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट पर मिले गए ब्याज को भी हम इनकम में नहीं लिखते, इसको इनकम नहीं मानते, इसको मानते हैं कि ये तो इसी फंड का एक भाग है, तो उसको भी इसी फंड में हम जोड़ देते हैं। इसके अलावा
अगर हम कोई भी इस फंड से रिलेटेड स्पेसिफिक खर्चा करते हैं, स्पेसिफिक एक्सपेंस करते हैं, तो उस स्पेसिफिक एक्सपेंस को इसी फंड में से घटा देते हैं। मान लेते हैं हमारा ये टूर्नामेंट फंड है और सवाल में लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, यानी हमने टूर्नामेंट से संबंधित कुछ एक्सपेंस करे, तो हम उन एक्सपेंसेस को भी इसी फंड में से घटा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक फंड बना हुआ है, तो उस स्पेसिफिक खर्चे को उसी फंड में से हम हटा देते हैं। इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जो सिर्फ बिल्डिंग फंड पर लागू होता है, क्योंकि बिल्डिंग जो एक ऐसी चीज है उसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, या पवेलियन फंड पे भी लागू हो सकता है, पवेलियन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। टूर्नामेंट फंड ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं टूर्नामेंट का, तो वो तो दिया होता है। अब बिल्डिंग फंड में कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी, और बिल्डिंग अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बिल्डिंग अभी आधी अधूरी है, ढांचा सा ही बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन करी है हमने बिल्डिंग की, और मान लेते हैं 1 लाख रुपए की हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हमने 1 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन कर दी। तो जितने रुपए की हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उतने रुपए हम अपने बिल्डिंग फंड से हटाकर जनरल फंड में ट्रांसफर करते हैं, ये नियम रहता है। तो यानी इस स्पेशल पॉइंट का याद रखना है हमें कि अगर हम कोई भी फंड का, जनरली बिल्डिंग फंड ही होगा, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जितने रुपए हम कंस्ट्रक्शन में खर्च करते हैं उतने रुपए हम बिल्डिंग फंड से हटा देते हैं। मान लेते हैं कि इसका पर्पस पूरा हो चुका जिसके लिए इस्तेमाल होना था, तो उतना पर्पस जितना पूरा हो चुका कंस्ट्रक्शन का अमाउंट, वो बिल्डिंग फंड से हटाकर वो अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है आपको जनरल फंड में, उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है जनरल फंड में। सितारा मतलब यूं समझ लो कि ये 2 मटके रखे हुए हैं, 2 मटके रखे हुए हैं, तो इस मटके से पानी निकाल के आपको इस मटके में डालना है, और कितना पानी डालोगे वो सवाल में गिवन होगा, आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमने कितने रुपए की कंस्ट्रक्शन करी है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जितने भी रुपए की कंस्ट्रक्शन करी है उतने रुपए को इस मटके से निकाल के इस मटके में हम डालेंगे, बस। तो ये होता है स्पेसिफिक फंड। आएंगे दोनों लायबिलिटी में ही, बैलेंस शीट के अंदर आएंगे दोनों, लायबिलिटी साइड पर ही बैलेंस शीट के अंदर। प्रेजेंटेशन आपको आती है, अब उस पर चर्चा करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। लायबिलिटी आप तो सिखाई नहीं जाएंगी आपको कि लायबिलिटी कैसे लिखते हैं, वो तो लिख ही लोगे। अच्छा, अब इसमें 2-3 छोटी मोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। वो क्या, आप यहां पर देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह कई बार क्वेश्चन के अंदर दिया होगा आपको इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। अब बच्चा भोला मासूम आपकी तरह, वो तो सोचता है मैंने तो कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, और वो अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देता है। तो उसको याद आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड था तो सर ने यहां जुड़वाया था, तो वो अपने आप पता नहीं कहां से अपने आप ही इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट को यहां पे जोड़ना शुरू कर देता है कि ये तो जनरल फंड में ऐड कर देता हूं मैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों, जनरल फंड पर अगर कोई ब्याज मिल रहा है तो ये तो जनरल है ना, ये तो जनरल इंटरेस्ट मिला हमें, आम इंटरेस्ट मिला हमें, इसको फंड में नहीं जोड़ते, इसको यहां फंड में नहीं जोड़ते। फंड में बस यही लिखना है जो मैंने यहां लिखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। ये आपकी इनकम ट्रीट होती है, इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में शो करोगे, इसको फंड में नहीं जोड़ना। हाँ, स्पेसिफिक फंड पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसको आप स्पेसिफिक फंड में जोड़ते हो, तो फर्क है। तो अपने आप से बुद्धि नहीं लगानी, अगर सर ने बोला है वहां पर वही जोड़ना है तो वही जोड़ो। अगर सर ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड तो इनकम में लिखना है तो वही लिखो, अपने आप अकल नहीं लगानी ज्यादा। तो दिस इज बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसका कॉन्सेप्ट है। तो एक बार देख लो, अपने मन की तसल्ली कर लो, और फिर अब यहां तक मुझे बताओ कि आपको कहानी याद आ गई, रिवाइज हो गई सारी बात।
तो जल्दी जल्दी अपनी बातें थम्स अप भेजते रहो। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, ओके ओके। चलो, तो बस किन बातों का ध्यान रखना है, जहां जहां मैंने सितारे लगाए हैं उन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे वही गलती करते हैं। आज मेरा पूरा फोकस उन्हीं बातों पर रहेगा जहां आप गलती करते हो। कई बच्चे कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भूल जाएंगे, कई बच्चे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट गलत लिखते हैं, कई बच्चे हो सकता है अमाउंट कैपिटलाइज करना भूल जाएं कि क्या करना है। तो ये 2-3 बातें बस इसके अंदर हैं जो गलती करवा देती हैं, बाकी तो सब कुछ हर बच्चे को आता ही है। ठीक है सर, तो सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो हो गया रिवाइज। चलो अब आते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम पर, या सब्सक्रिप्शन इनकम हो या कोई भी इनकम हो दुनिया की, वो तो खैर जो भी हो। तो अब सब्सक्रिप्शन इनकम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो, तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से अपनी बातों को समझाएंगे। ये है क्लास 11th में लास्ट ईयर जब 11th में बच्चे पढ़ते थे। ये है करंट ईयर जब क्लास 12th में बच्चे पढ़ते हैं। और ये है फ्यूचर ईयर जब आप बीकॉम में या किसी भी ग्रेजुएशन में आ जाओगे। अब क्लास 12th के अंदर 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं मान लो। चलो, तो अब देखो बच्चों, क्या लॉजिक्स हैं हर चीज के पीछे, क्या लॉजिक्स हैं। इस बच्चे ने, इस बच्चे ने, इस बच्चे ने, इन 3 बच्चों ने मुझे 10,000 रुपए दे दी, 10 नहीं चलो 12,000 रुपए दे दिए, 12,000 रुपए दे दिए। ठीक है, इन तीनों बच्चों से बच्चों मुझे 12,000 रुपए रिसीव हो गए हैं। मेरी क्लास 12th की फीस है मान लो 4,000 रुपए, तो इसने भी 4,000 दे दिए, इसने भी 4 दे दिए, इसने भी 4 दे दिए। इन तीनों ने अपने 4-4 हजार रुपए दे दिए, लेकिन इसने अपने 4,000 रुपए नहीं दिए। इसने अपने 4,000 रुपए नहीं दिए। मैं इससे मांग रहा हूं, बेटा 4,000 रुपए दे दो, कह रहे नहीं। मैं इससे मांग रहा हूं 4,000 रुपए दे दो, इसने कहा नहीं। मैं फिर मांग रहा हूं 4,000 दे दो, इसने कहा नहीं। साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, 12th खत्म हो गई, बच्चे बीकॉम में चले गए। अब मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैं अपनी किताब खोल के यहां पर अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं अब अपनी 12th की इनकम निकालना चाहता हूं कि मेरी 12th की इनकम कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी माई इनकम फ्रॉम क्लास 12th, कि मैंने 12th के बच्चों को पढ़ाया, मेरी इनकम क्या होनी चाहिए, क्या मिली ये नहीं, क्या होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मुझे 12,000 रुपए मिले हैं। मैं क्या गणित करूंगा, मैं कहूंगा मुझे 12,000 रुपए मिले हैं, 3 बच्चों ने तो पैसे दे दिए, लेकिन एक बच्चे से लेने तो थे मुझे, लेकिन मुझे मिले नहीं। लेने तो थे इससे, पर इसने दिए नहीं मुझे अभी तक। तो इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, कि मतलब साल खत्म हो गया, करंट ईयर खत्म हो गया, और मुझे इससे लेने भी थे पैसे, लेकिन अभी तक मुझे मिले नहीं। तो मैं इसकी फीस के 4,000 रुपए भी ऐड करूंगा, ताकि मुझे यह पता लग जाए कि मेरी 12th क्लास की इनकम कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी माई सब्सक्रिप्शन इनकम, व्हाट शुड बी माई सब्सक्रिप्शन इनकम। तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम ये होनी चाहिए, है ना। तो अब 1 बाय 1 मुझे बताओ, 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे। ये बताओ, क्या आपको अब ये लॉजिक समझ आया कि वाई वी आर एडिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड।
हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड को क्यों ऐड कर रहे हैं, वाई। क्या आपके मन में वाई का आंसर कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये बताना बस। वाई, क्या आपके मन में वाई का आंसर कंप्लीट हो गया कि हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हम ये निकालना चाहते हैं कि मेरी क्लास 12th की इनकम कितनी होनी चाहिए। ओके, यस सर, ठीक है, यस सर, बिल्कुल। तो मेरी क्लास 12th की इनकम 16,000 होनी चाहिए। तो इसीलिए फॉर्मूले के अंदर आप देखते हो, जब आप फॉर्मूला जो सब बच्चे रट के बैठे हो, उस फॉर्मूले के अंदर इसी वजह से, रीजन समझो, इसी वजह से हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड को जोड़ रहे हैं, इस रीजन की वजह से। ठीक है, अब इतनी कहानी को याद रखना, इतनी कहानी को अब याद रखेंगे सब बच्चे। ठीक है सर, इसको हम याद रखेंगे। चलो अब कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 2। इस बच्चे का नाम है राजू, ये 11th में भी पढ़ता था मुझसे, ठीक है ना, राजू। भाई ये 11th में पास हो गया और 12th में भी आ गया, जैसे आप आ गए। अब क्या हुआ बच्चों, पूरी कहानी क्या है, इस साल 12th में मुझे फिर से बच्चों से पैसे मिलने शुरू हुए, मुझे फिर से बच्चों से पैसे मिलने शुरू हुए। इस बार इसने भी दे दिए, इसने भी दे दिए, इसने भी दे दिए, इसने भी दे दिए। मुझे चारों बच्चों ने फीस दे दी। मुझे चारों बच्चों से पता है कितने रुपए मिले? कितने रुपए मिले सर? मुझे चारों बच्चों से मिले 19,000 रुपए। मुझे चारों बच्चों से कितने रुपए मिले? 19,000 रुपए मिले मुझे चारों बच्चों से। ठीक है, वो कैसे मिले मैं ब्रेकअप आपको पूरी कहानी समझाता हूं। बच्चों 12th की फीस तो 4,000 रुपए है ही, आपको पता है 12th की फीस 4,000 रुपए है ही, और 11th की फीस 3,000 रुपए थी बच्चों। 11th की फीस थी 3,000 रुपए। तो इस बच्चे ने तो 11th में फीस दे दी थी। अब मैंने राजू से 11th में मैं राजू से फीस मांगता था, राजू फीस दे दो अपनी, राजू ने नहीं दी। मैंने कहा राजू अब दे दो, राजू ने नहीं दी। मैंने कहा राजू अब दे दो, राजू ने नहीं दी। तो मतलब पिछला साल खत्म होते होते, पिछला साल एंड होते होते मुझे राजू से 3,000 रुपए मिले नहीं थे। हालांकि मिलने चाहिए थे पर मुझे मिले नहीं थे। यानी पिछले साल मेरे 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बकाया रह गए थे राजू पर। राजू ने पिछले साल 3,000 रुपए दिए नहीं, वो 11th पूरी पढ़ गया लेकिन उसने पैसे दिए नहीं। कोई बात नहीं, चलो दान खाते में चले गए, हमने सोचा। अब राजू फिर से 12th में आ गया। अब 12th में आके राजू कह रहा है सर मैं 11th में पैसे दे नहीं पाया था तो मैं आज आपके वो 3,000 भी लेकर आया हूं। मैंने कहा ठीक है भाई राजू, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी भली बात है। तो अब आप देखो 4 4 4 4 16 और 3 राजू के पुराने, तो इसीलिए मेरे को कितने रुपए मिले? इसीलिए मेरी गणित कितने रुपए मुझे दे रही है? 19,000 रुपए। तो इसलिए मुझे रिसीव हुए 19,000 रुपए। अब क्लास 12th खत्म होने पर, क्लास 12th खत्म होने पर मैं ये निकालना चाहता हूं कि मेरी 12th की इनकम क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी माई करंट ईयर इनकम? मेरी क्लास 12th की इनकम क्या होनी चाहिए? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मुझे कितने रुपए रिसीव हुए, मैं वो लिखूंगा कि मुझे 19,000 रुपए रिसीव हुए, मैं वो लिखूंगा। लेकिन उसमें से 3,000 रुपए, देखो बच्चों 3,000 रुपए तो क्लास 11th की फीस थी, पिछले साल की फीस थी। यानी ये तो 3,000 रुपए बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थे, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे। तो हम क्या करते हैं, हम इसीलिए इस 3,000 रुपए को अपने रिसिप्ट में से हटा देते हैं। हम कहते हैं ना, ये इस साल की इनकम नहीं होनी चाहिए, ये इस साल की इनकम थोड़ी ना, ये तो 11th की इनकम है। तो हम इसीलिए 3,000 रुपए को हटा देते हैं। तो व्हाट शुड बी माई इनकम, मेरी क्लास 12th की क्या इनकम होनी चाहिए? 16,000। यही करते हो ना आप। तो रीजन समझो, दिस इज द रीजन कि वाई यू आर सब्ट्रैक्टिंग
दिस इज द रीजन कि वाई यू आर सब्ट्रैक्टिंग आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। आप इसलिए उसको फॉर्मूले में डिडक्ट कर रहे हो क्योंकि ये रीजन है, क्योंकि मुझे तो अपने क्लास 12th की इनकम चाहिए बस, और उसमें 3000 है 11th की, तो आई एम डिडक्टिंग दैट 3000 बिकॉज मेरी 12th की इनकम 16000 होनी चाहिए। तो अब थम्स अप भेजना कि अगर आपको रीजन के साथ समझ आया कि हम माइनस क्यों करते हैं। ओके, तो बहुत बढ़िया, यस सर कह रहे हैं सब बच्चे। ओके ओके, चलो ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन, हाँ तो समझ में आ गया। अब एक बच्ची ने बस ये पूछा कि सर अगर राजू 11th में छोड़कर चला जाता, तो राजू 11th में छोड़कर मान लो चला जाता, मान लो राजू चला जाता छोड़कर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, तो यहां से राजू गायब हो जाता, तो राजू को तो फिर मैं कंसीडर ही ना करता। मान लो थोड़ी देर के लिए समझो बच्चों, राजू नहीं है, तो मेरी गणित कहती 12th में कितने बच्चे पढ़े, 3 बच्चे पढ़े, 12th में कितने बच्चे पढ़े, 3 बच्चे पढ़े, तो 12th की मेरी इनकम क्या लेता मैं, 12000 बस। तो हालांकि हमारे एनपीओ के सवालों में ऐसा तो होगा नहीं कि एक मेंबर छोड़कर चला गया, भाई ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के सवाल थोड़ी ना आ रहे हैं, अभी तो आप 12वीं के छोटे बच्चे हो, तो उतनी हाई क्वालिटी बातें आपके में नहीं आएंगी। चलो तो अब एक बार फाइनल थम्स अप भेज दो कि बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके ठीक है जी, क्लियर, परफेक्ट। तो अब हमको रीजन समझ आ गया, हमें रीजन पता लग गया, तो क्या अब आपको ना आसानी होगी, रीजन पता चल गए तो अब आपको लॉजिक याद रहेंगे कि अच्छा ये रीजन है, चलो ये याद रहेगा, ठीक है सर। अब फिर से दोबारा कहानी बनाएंगे बच्चों, क्योंकि सारी बात समझानी पड़ेगी ना। चलो तो अब देखते हैं। अब इस बच्चे का नाम है गोपी। गोपी 12th में पास हो गया, गोपी फिर आगे ग्रेजुएशन में भी जाएगा, भाई गोपी पास होगा तो ग्रेजुएशन में भी जाएगा, आप भी जाओगे। अब मुझे इस साल क्लास 12th में फिर से बच्चों ने पैसे दिए, मुझे इस साल फिर से बच्चों से पैसे मिले 21,000 रुपए। ओ गॉड, इस बार मुझे बच्चों से 21,000 रुपए दिए, 4 बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, इन सब ने मुझे 21,000 रुपए दिए मिला के। अच्छा, इसने मुझे 4000 फीस दी 12th की, इसने मुझे 4000 फीस दी 12th की, इसने मुझे 4000 फीस दी 12th की। अब गोपी जो है, गोपी पढ़ता तो 12th में है, लेकिन गोपी ने कहा सर मैं ग्रेजुएशन भी आपसे ही पढ़ूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है गोपी, ये तो बताओ गोपी। तो गोपी कह रहे सर मैं घर से आज ही ग्रेजुएशन की फीस भी लाया हूं। मैंने कहा वाह गोपी, तो ग्रेजुएशन की फीस तो 5000 है मेरी। तो गोपी कह रहे हाँ सर, मैं 4000 12th की भी लाया हूं और 5000 में ग्रेजुएशन की भी आपको आज ही दे रहा हूं। मैंने कहा वाह गोपी। तो गोपी ने मुझे इसलिए 4000 और 5000 9000 दिए, तो कुल मिलाकर इसलिए आप मेरा जोड़ अगर देखो तो 4 और 4 और 4 और 9 मतलब मुझे 21,000 रुपए मिल गए। तो आई रिसीव्ड 21,000, मुझे 21,000 मिल गए। अब मेरी फिर से किताबें बंद हुई और मैं निकालना चाहता हूं कि मेरी क्लास 12th की इनकम कितनी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मुझे 21,000 रुपए टोटल मिले, मुझे 21,000 रुपए टोटल रिसीव हुए, लेकिन इसमें से 5,000 रुपए तो मुझे फ्यूचर के एडवांस में मिल रखे हैं। वो तो बीकॉम की फीस है, वो तो 5,000 रुपए तो मुझे किसी ने बीकॉम की इनकम अभी से दे दी, ये मेरी 12th की इनकम तो नहीं होनी चाहिए ना। तो इसको हम बोलते हैं, इसको आप बोलते हो एडवांस इनकम जो हमें मिल चुकी है एट द एंड। एट द एंड मतलब यहां पर अभी भी ये एडवांस हमारा खड़ा हुआ है हमारे सर पे। भाई मैं यहां पर अपनी बुक्स बना रहा हूं, यहां खड़ा हो जाता हूं,
तो यहां मैं यही तो बोलूंगा ना, मुझे एडवांस मिला हुआ है, मुझे गोपी को पढ़ाना अगले साल है, लेकिन मुझे भी एडवांस मिल गया बीकॉम का, तो मैं तो इसको एडवांस बोलूंगा कि एडवांस इनकम रिसीव्ड एट द एंड। तो इसीलिए आप अपने फॉर्मूले में क्या करते हो, आप अपने फॉर्मूले में इसीलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड को माइनस कर रहे होते हो। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको रीजन समझ आ गया कि आप क्यों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड को माइनस करते हो? तो थम्स अप भेजना। यस सर, ओके, यस सर, ठीक है, ओके ओके, यस सर, ठीक है, 16,000 बिल्कुल। तो मेरी इनकम होनी चाहिए 16,000, मुझे पता है कि मेरी 12th की इनकम 16,000 होनी चाहिए, तो मैं इनकम में 16,000 लिखूंगा। और ये ही रीजन है कि मैं एडवांस एट द एंड को फॉर्मूले में माइनस करता हूं, ये रीजन है, ठीक है ना। चलो, तो ये कहानी भी अब याद रखेंगे, ठीक है सर, ये कहानी भी याद रखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का रीजन समझ गए, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का रीजन समझ गए, एडवांस एट द एंड का रीजन समझ गए। हाँ सर, समझ गए, चलो ठीक है। चलो ओके, अब फिर से नई कहानी, फिर से 12th में 4 बच्चे पढ़ते हैं, फिर से 12th में 4 बच्चे पढ़ते हैं। इस बच्चे का नाम है राजू, राजू 12th में भी आता है राजू। तो मैंने चारों से जब फीस कलेक्ट करी, मुझे जब चारों से फीस कलेक्ट हुई, तो मुझे चारों से फीस कलेक्ट हुई, कितनी कलेक्ट हुई सर? मुझे चारों से फीस कलेक्ट हुई 12,000 रुपए, मुझे 12,000 रुपए चारों से फीस रिसीव हुई, ठीक है सर, हुई तो हुई। अब बच्चों, मैं आपको 1 साल पुरानी कहानी सुना रहा हूं, 1 साल पुराने 11th में बताता हूं क्या हुआ था। 11th में गोपी ने 3,000 दे दिए थे, 11th में राजू ने 3,000 दे दिए थे, और राजू ने ना 11th क्लास में पढ़ते पढ़ते कहा, सर मैं आपको 4,000 रुपए 12th के भी अभी से दे रहा हूं। मैंने कहा अच्छा राजू, देख तो लो, पास हो जाओगे? कह रहा हाँ सर, हो जाऊंगा। तो राजू ने, जब वो राजू क्लास 11th में था, तो उसने, राजू ने क्लास 11th के अंदर ही मुझे 4,000 रुपए 12th के भी दे दिए। कह रहा सर आप 12th की फीस भी अभी ले लो, मैं 11th में हूं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है राजू। तो जब 11th क्लास खत्म हुई, तो मैंने अपनी बुक्स में लिख रखा था कि मुझे एडवांस मिला है राजू से 4,000 रुपए, मैंने ये लिख रखा था, क्योंकि भाई मुझे 4,000 रुपए 12th के मिल गए ना पिछली साल। तो मैंने अपनी बुक्स में ये लिख रखा था कि मुझे एडवांस मिला है 4,000 रुपए राजू से, ठीक है सर। अब मैं 12th में आ गया, इस बच्चे ने मुझे 4,000 दे दिए, इस बच्चे ने मुझे 4,000 दे दिए, इस बच्चे ने मुझे 4,000 दे दिए। अब राजू से तो मैं वैसे ही नहीं मांगूंगा, फिर भी मैंने गलती से मांग लिया, फोन लगा दिया, मैंने कहा राजू फीस। कह रहा सर मैंने दिए तो थे 11th में। मैंने कहा ओह सॉरी सॉरी राजू, अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो इसीलिए मुझे कितने रुपए रिसीव हुए? 4 और 4 और 4, 12,000 रिसीव हुए। अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि मेरी 12th क्लास की इनकम कितनी होनी चाहिए, मैं ये निकालना चाहता हूं कि मेरी क्लास 12th की इनकम कितनी होनी चाहिए। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, या मैं क्या लिखूंगा कि मुझे 12,000 रुपए रिसीव हुए, ठीक है सर, 12,000 रुपए रिसीव हुए, और क्या करते हो आप, जो एडवांस आपको पिछले साल मिला होता है, यानी बिगिनिंग जिसको बोल देते हो आप, उस एडवांस को आप ऐड करते हो कि नहीं? हाँ सर करते हैं। तो इसका मतलब मेरी इनकम क्लास 12th में 16,000 होनी चाहिए। तो इसी रीजन की वजह से आप एडवांस इन द बिगिनिंग को ऐड करते हो। दिस इज द रीजन व्हाई यू आर एडिंग एडवांस इन द बिगिनिंग, क्योंकि हमारी 12th की इनकम 16,000 होनी चाहिए। तो अब आपको रीजन अगर इसका समझ आया,
कि हम क्यों एडवांस इन द बिगिनिंग जोड़ रहे हैं तो भेजो थम्स अप। ओके ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, क्लियर, ठीक है, क्लियर, ठीक है सर। हा। तो अब इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है और हमने जो 4 बातें सीख ली विद रीजन। अब आज के बाद कोई रीजन ना पूछ लेना आपके, आज के बाद बल्कि आपको रीजन बताने हैं लोगों को कि भाई देख मैं तुझे रीजन बताऊंगा, पूछना नहीं। अब आज के बाद आपको, आपने सीख लिया कि आप क्यों आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ रहे हो, यह आपने सीख लिया। आपने सीख लिया कि क्यों आप एडवांस इन द बिगिनिंग जोड़ रहे हो, आपने सीख लिया। आपने सीख लिया कि क्यों आप आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वाले घटा रहे हो, हां सर सीख लिया। आपने सीख लिया कि क्यों आप एडवांस एट द एंड वाले घटा रहे हो, हां सर ये भी सीख लिया। तो बस इसका मतलब आपको इस फॉर्मूले से या इस लॉजिक से पता लगता है कि हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए। हमें पता लग जाता है कि हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए। नाउ यू नो द लॉजिक्स फॉर एवरी आइटम कि ये क्यों हो रहा है। तो अब आपको कभी भी लॉजिक के लिए इधर उधर नहीं भागना, आपको पता लग गया कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा। अब क्या आपने ये नोटिस करा कि चारों एग्जाम्पलों में मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए वो बार बार 16,000 ही निकली। मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए हर एग्जाम्पल में 16,000 निकली। क्यों निकली, डायरेक्टली वो कैसे पता लगी, क्योंकि मैं 12th में हर बार 4 ही बच्चे पढ़ा रहा हूं और हर बच्चे की फीस 4,000 है। तो मुझे सीधा पता वैसे ही है कि अगर 4 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं और 4 बच्चों की फीस 4,000 रुपए है तो मेरी 12th की इनकम कितनी होनी चाहिए, 16,000। हाँ, अब किसी ने पहले दे दिया, किसी ने बाद में दे दिया, कोई दे नहीं रहा, ये वो तो एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन इनकम होनी कितनी चाहिए वो मुझे पहले से पता है। 4 बच्चे 4,000 फीस, तो 16,000 मेरी इनकम होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें सब्सक्रिप्शन इनकम पहले से ये पता होती है, ये पता होती है कि मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम क्या होगी। मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम होगी नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कितने मेंबर्स हैं, इनटू फीस पर मेंबर, और एक मेंबर की क्या फीस है। तो ये हमें पहले से पता होता है। बात समझ आ गई। तो अब मुझे इस पूरी बात का एक थम्स अप फाइनल वाला भेजो कि अब आपके दिमाग के पर्दे खुल गए थोड़ा सा। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो अब आपके पास पूरा लॉजिक है। ठीक है, ओके, तो सही सब बच्चों ने थम्स अप कहा, ओके। तो अब आपके पास पूरा लॉजिक है कहानी का। ठीक है जी। अब एक कहानी में एडिशनल और डिस्कस करना चाहता हूं इसमें, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। पिछले साल, ये प्रीवियस ईयर है, यानी क्लास 11th, क्लास 11th के अंदर 2 बच्चे थे। एक था राजू, एक था मोनू। राजू ने भी 4,000 रुपए नहीं दिए और मोनू ने भी 4,000 रुपए नहीं दिए, या 5 कर लेता हूं, 5,000 रुपए नहीं दिए। तो साल खत्म होने पर, क्लास 11th खत्म होने पर मैं बोलूंगा कि मुझे 9,000 रुपए नहीं मिले। मैं बोलूंगा मुझे 9,000 रुपए नहीं मिले, ये बोलूंगा। कोई बात नहीं। अब इस साल भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं,
इस साल भी कुछ बच्चे हैं, उसमें राजू भी है, मोनू भी है, और भी कोई है, गोपी भी है, सोनू भी है, 4 बच्चे मान लो ये पढ़ते हैं। अब मैंने इनसे 12th की फीस मांगना शुरू करा। मैंने कहा लाओ 12th की फीस दे दो। मान लो 6,000 रुपए है 12th की फीस फॉर एग्जाम्पल। तो इसने 6,000 दे दिए, इसने 6,000 दे दिए, इसने 6,000 दे दिए, लेकिन मान लो सोनू जो है ये अपने 6,000 नहीं दे रहा, इसने मना कर दिया, इसने मुझे 6,000 रुपए नहीं दिए सोनू ने, ठीक है ना, इसने मुझे नहीं दिए 6,000, भाई इसकी मर्जी। अच्छा, उसके बाद मोनू जो है ये है बदमाश, छटा हुआ बदमाश। इसने तो 11th के पैसे दिए ही नहीं 5,000, भाई मैं मांगता रह गया, इसने तो दिए ही नहीं। इसने कहा सर जो मर्जी कर लो, 11th के भूल जाओ। अब क्या करें, भूल गए फिर। लेकिन राजू जो है वो थोड़ा ठीक व्यक्ति था। राजू ने कहा सर मैं 11th में फीस दे नहीं पाया था, मैं अब दे देता हूं। मैंने कहा ठीक है राजू अब दे दो। तो राजू ने मुझे 4,000 रुपए पिछले साल जो नहीं दिए थे वो अभी दे दिए। तो राजू ने मुझे 4,000 रुपए जो पिछले साल नहीं दिए थे, जो 11th में नहीं दिए थे, लेकिन उसने कहा सर अभी ले लो आप। तो इसने तो अपने पैसे दे दिए। लेकिन बच्चों ये जो मोनू था, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत बड़ा बदमाश है। इसने साफ मना कर दिया कि सर मैं नहीं दूंगा, मेरे 11th के तो भूल जाओ आप, मैं 5,000 नहीं दूंगा 11th के, 12th के दे रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है, मेरे भूल जाओ, मैं नहीं दूंगा। तो मैं कहता हूं ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, फिर बताना लास्ट में। अब बच्चों इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, एक टर्मिनोलॉजी है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, साल के लिए। और एक टर्मिनोलॉजी होती है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि आउटस्टैंडिंग अंत पर। एट का मतलब होता है पर, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो थोड़े से अलग मतलब होते हैं फॉर का और एट का। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर कितने हैं, मतलब मुझे 12th क्लास के कितने रुपए नहीं मिले, सोचो इस बारे में ध्यान से। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मुझे 12th क्लास के कितने रुपए नहीं मिले हैं, तो मैं सिंपल गणित करूंगा, मैं कहूंगा इसने 12th की फीस दे दी, इसने दे दी, इसने दे दी, इसने नहीं दी, इसने मुझे 12th के पैसे नहीं दिए। तो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर मैं कहूंगा 6,000 रुपए, यानी मुझे इस साल के करंट ईयर के 6,000 रुपए नहीं मिले, मैं ये कहूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 6,000 रुपए मुझे नहीं मिले हैं। तो पहले यहां तक समझ आया? तो पहले यहां तक का एक थम्स अप भेजो। ओके, तो बच्चों ने तो आंसर भी भेज रखे थे। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मुझे क्लास 12th के कितने रुपए नहीं मिले, 6,000 रुपए नहीं मिले, 12th के नहीं मिले, बस ये हो गई बात खत्म। अब ईयर के एंड पर, साल खत्म हो गया, ईयर के एंड पर अब मैं अपनी किताबें बना रहा हूं, अपनी बुक्स लिख रहा हूं। तो अब मैं यहां थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूं, अब देखो ध्यान से सुनो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। अरे भाई, एक मोनू बदमाश था बच्चों, को दिख रहा है आपको, मोनू बदमाश, उसने 11th के 5,000 रुपए अभी तक नहीं दिए, अभी तक नहीं दे रखे। देख रहे हो क्या मोनू ने अपने 11th के पैसे अभी तक मुझे दिए क्या? नहीं दिए। मोनू ने तो साफ कह दिया सर भूल जाओ, मैं नहीं दूंगा 11th के पैसे। अब क्या करें बच्चों? ठीक है, बात तो ठीक है। उसके बाद इस सोनू ने 12th के 6,000 नहीं दिए। तो अब मेरी किताबों में मेरे हिसाब से तो भैया 2 हो गए ना। एक बदमाश है 11th का जिसने अभी तक 5,000 नहीं दिए, एक बदमाश है 12th का जिसने अभी 6,000 नहीं दिए। तो आज अगर मैं अपनी किताबें लिख रहा हूं
तो मेरी किताब में आज टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, ये है क्वेश्चन। कि आज अगर मैं अपनी किताब बना रहा हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो आज मैं क्या सोच के किताब बनाऊंगा कि मोनू ने भी 5,000 नहीं दिए, सोनू ने भी पिछले साल 6,000 नहीं दिए, तो इसका मतलब अभी मेरे टोटल 11,000 रुपए अभी तक आउटस्टैंडिंग है। मतलब मुझे अभी भी पैसे लेने हैं बच्चों से। किन किन से लेने हैं? देखो, मुझे 5,000 लेने हैं मोनू से और मुझे 6,000 लेने हैं सोनू से। तो मतलब मेरे आउटस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है 11,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर अलग टर्मिनोलॉजी होती है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड अलग टर्मिनोलॉजी होती है। तो अब मुझे बताओ कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया विद वैल्यूज की कैसे निकाली। ओके, तो सब बच्चों ने भेजा 11,000, क्या बात है। ओके, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब यही बिल्कुल सही कि आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर टर्म का मतलब होता है एक तरह से कि इसमें हम सिर्फ करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर का मतलब है सिर्फ क्लास 12th के आउटस्टैंडिंग। लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है कि टोटल कितने आउटस्टैंडिंग हैं। 11th के भी बचे हुए हैं कुछ, 12th के भी बचे हुए हैं कुछ, तो टोटल है 11,000 आउटस्टैंडिंग। तो ये फर्क है थोड़ा सा लैंग्वेज का, जिसमें बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। अब गलती कहां होती है, ध्यान से सुनना। फॉर्मूले के अंदर हमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखना है। हमें फॉर्मूले के अंदर आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखना होता है। और कई बार बच्चे जोश में ये निकालते नहीं है और वो खाली 6,000 ही लिखाते हैं। वो सोचते हैं आउटस्टैंडिंग है तो 6,000, फॉर द ईयर लिखा तो है, दे तो रखा है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 6,000। तो वो क्वेश्चन आपको ये देगा और आप अपनी मासूमियत में, भोलेपन में, फॉर्मूले में वही 6,000 भर के आ जाओगे, वही 6,000 आप यहां पे भर दोगे। तो अब फाइनली मैं इस टॉपिक से बढ़ूंगा आगे। तो बताओ कि आपको पूरा क्लियर हो गया विद गलती, कि गलती क्या करते हो आप विद गलती। यस सर, क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है, परफेक्ट, ओके, यस सर, ठीक है, वेरी गुड। सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक। चलो ठीक है जी। तो ये कहानी हो गई आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम की। अब आपको इसके पूरे लॉजिक पता है, हर आइटम का लॉजिक आप जानते हो। अच्छा, फिर आता है अगला कंज्यूम्ड पार्ट। इसकी क्या कहानी है सर, ये कौन सी अब नई बला है? चलो तो इसकी चर्चा करेंगे अब। कंज्यूम्ड पार्ट, आमतौर पर ये कंज्यूम्ड पार्ट होता है किसी भी चीज का ऑफ, क्या पता हमारे पास कोई स्टॉक हो मेडिसिन का, आमतौर पे मेडिसिन हो सकती है या स्टेशनरी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। मतलब वो तो अब ऐसा नहीं कि रट के चले जाओ कि सर क्या यही होगा। अलग अलग एनपीओ वालों के पास हो सकता है किसी भी चीज का स्टॉक हो, ठीक है ना। अब उस स्टॉक को हमने इस साल कितना कंज्यूम कर लिया ये निकालना है। तो वैसे तो सर बड़ा आसान है, भाई मान लो, एक उदाहरण लेता हूं अब आपके साथ। मान लो मैं ये कह रहा हूं, सर क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पेन है,
ये 7 पेन है, मान लो मैंने साल शुरू करा, ये 7 पेन है, ठीक है बच्चों, 7 पेन है ये। आज मैं साल शुरू कर रहा हूं, आज दुकान खोली है, मेरे पास 7 पेन है। अब पूरे साल काम चला, पूरे साल कुछ हुआ, पूरे साल कुछ हुआ, पूरे साल कुछ हुआ, और साल के अंत में अब मेरे पास है बच्चों 3 पेन। अब मेरे पास क्लोजिंग में है 3 पेन। साल के शुरू में थे 7 पेन और अब मेरे पास बचे हैं 3 पेन। बताओ मैंने कितने पेन कंज्यूम कर लिए, बताओ बताओ कितने पेन कंज्यूम कर लिए। वेरी गुड। तो आप सब बच्चे सीधा सीधा कह दोगे ना कि 4, है ना, आप सीधा सीधा कह दोगे कि 4 पेन कंज्यूम कर लिए सर। तो बिल्कुल बच्चों सही, सीधी बात है ना, सीधी बात है, आप कह दोगे कि सर 4 पेन कंज्यूम कर लिए। लेकिन अब इसमें कुछ और बातें भी घुसी हुई हो सकती हैं। अब आप ये भी तो पूछ सकते हो सर, जब मैंने यहां से पेन छुपाए थे 4, क्या पता उसमें से मैंने एक बेच दिया हो किसी को। आपको क्या पता कि मैंने कंज्यूम ही करा है, क्या पता मैंने एक बेच दिया हो, तो फिर आप कहोगे सर फिर 3 कंज्यूम करे, है ना, फिर ये कहोगे। आपको क्या पता मैंने जब मैं यहां से यहां तक गया बीच में क्या पता मैंने एक और खरीद भी लिया हो या 2 खरीद लिया, आपको क्या पता। तो कई बार ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में बहुत सी बातें होती है। भाई मान लो ओपनिंग स्टॉक में आपको देता कि बच्चों ओपनिंग में मेरे पास है 7 पेन, तो आप कहते हैं हाँ सर 7 पेन है। और क्लोजिंग में मैं आपको कहता कि बच्चों मेरे पास बचे हुए हैं 3 पेन, तो आपने सीधा सीधा बता दिया। भाई मान लो ओपनिंग में मैं यहां पे लिखता 7 और क्लोजिंग में मैं वहां लिखता 3, तो आपने सीधा बता दिया सर इसका मतलब आपने 4 कंज्यूम करे, है ना। लेकिन क्या पता मैंने रास्ते में कुछ और खरीदे हो, क्या पता रास्ते में कुछ और बेचे हो, वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो अगर हम कुछ बेचते हैं, जब आप कोई अपना एसेट बेचते हो, तो ये तो बचपन में सीख ही रखा है ना, अगर आपने अपना कोई एसेट बेचा तो बेचने पर तो एसेट को क्रेडिट करोगे। तो जब हम अपना कोई एसेट बेचते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं और बुक वैल्यू लिखते हैं। बुक वैल्यू मतलब आपने चाहे बेचा हो 500 करोड़ में, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो था कितने का वो लिखना है। आपने बेचा चाहे 2 पैसे में, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो था कितने का वो लिखना है। तो जब हम अपना कोई स्टॉक बेच देते हैं तो वो वहां पे लिखते हैं, जब हम अपना कोई स्टॉक बेचते हैं तो वहां पे लिखते हैं। अच्छा, और अगर सर खरीदते हैं तो फिर अभी बताता हूं। अगर आप खरीदते हो तो बच्चों खरीदा 2 तरह से जा सकता है। या तो आप नकद में खरीद रहे हो, यानी कि जिसको बोलते हैं कैश परचेज, तो नकद में खरीद रहे हो तो यहां लिख दोगे। और सर अगर उधारे पे खरीद रहे हो तो उधारे पे खरीद रहे हो तो लिखोगे क्रेडिटर अकाउंट। तो भाई आप स्टॉक नकद में भी खरीद सकते हो, उधार पे भी खरीद सकते हो ना। खरीदने का कोई ये तो फिक्स तो है नहीं ना कि भाई नहीं नकद में ही खरीदा जाएगा या उधार पे ही खरीदा जाएगा। तो स्टॉक तो जैसे मर्जी खरीद सकते हो आप नकद में कैश में भी खरीद सकते हो और उधार पे भी खरीद सकते हो। तो इन दोनों को मिलाकर हम टोटल परचेज कह सकते हैं कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को मिलाकर कहा जा सकता है कि ये आपकी टोटल परचेज है। तो स्टॉक अकाउंट का थम्स अप भेजो कि स्टॉक अकाउंट का कॉन्सेप्ट विद लॉजिक क्लियर। वेरी गुड। भाई ये आपकी दुकान है, ये स्टॉक अकाउंट बनाना मतलब आप एक दुकान बना रहे हो। मेरे पास मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास 7 पेन थे, 2 मैंने कैश में और खरीद लिए, 9 हो गए। 4 मैंने उधार पे खरीद लिए, तो कितने हो गए? 13 पेन हो गए। मेरी दुकान में 13 पेन हो चुके। अब उसमें से मान लो 5 पेन मैंने बेच दिए, 13 में से 5 बिक गए, कितने बचे? 8। और मैं ये कह रहा हूं कि आज क्लोजिंग में 4 पेन बचे हुए हैं, तो वैसे तो बचने चाहिए 8 और मैं ये कह रहा हूं 4 बचे हुए हैं, तो बचे हुए 4 कहां गए? उन्हें चूहा खा गया या गाय खा गई? कहां गए वो 4 पेन? तो आप उनको कहोगे कि वो 4 पेन जो हैं वो इसका मतलब हमने कंज्यूम कर लिए।
तो जो कंज्यूम्ड पार्ट आप ढूंढ रहे होते हो वो आपको यहां पर मिलता है, जिसे आप फिर बाद में एक्सपेंडिचर में लिख लेते हो। तो ये कंज्यूम्ड पार्ट होता है बच्चों, जिसे आप ढूंढ रहे होते हो। और इसको वैसे जो बिल्कुल ही नालायक बच्चा है, मान लो जिसको बिल्कुल ही पता है कि मैं नालायक हूं, जिसको पता है अपने मन में, वो इसको डेप्रिसिएशन समझ लो चाहे, वो इसको मान ले डेप्रिसिएशन है। भाई एसेट अकाउंट में, एसेट के अकाउंट में आप बचपन में मशीन अकाउंट बनाते थे, मशीन खरीदी तो इधर लिखते थे, बेचते थे तो उधर लिखते थे, और उसके अलावा डेप्रिसिएशन लिखते थे। वैल्यू में गिरावट हो रही है एसेट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन समझ लो। तो जो बिल्कुल नालायक है, जिसे मतलब पता है कि मैं नालायक तो अव्वल दर्जे का हूं, वो ऐसे समझ ले ये आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, बस ये समझ लो। तो अब इसका थम्स अप भेजो। ओके, क्लियर, ठीक है। ओके, वेरी गुड, क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो सर बस हो गई, बात खत्म हो गई क्या? अब क्वेश्चन बच्चों थोड़े चालाक भी होते हैं भाई, क्वेश्चन अगर खाली इतना दे देगा तो 3 नंबर की बात बनेगी नहीं, ये तो 1 नंबर का हो गया। तो क्वेश्चन क्या चालाकी करता है, क्वेश्चन इस फिगर को, क्रेडिट परचेज को मिसिंग छोड़ता है, हमें क्रेडिट परचेज नहीं देता। अच्छा, अब क्रेडिट परचेज वो देगा नहीं तो मेरा वो बैलेंस बचेगा नहीं भाई, अकाउंट में फिर तो 2-2 खाली जगह छूटी हुई हैं, तो अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मेरे को क्रेडिट परचेज नहीं देता वो। तो सर फिर हम क्या करें? तो बस क्या करें क्या, तो फिर हम एक क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, हम क्रेडिट परचेज खुद निकाल लेंगे। तो हमें क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ती है, तो हम अपना क्रेडिट परचेज निकालने पर लग जाते हैं। तो क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना, विद लॉजिक, एक एक आइटम। हमें क्रेडिटर को पैसे देने हैं, वो हमारा लाइबिलिटी है, ये तो सबको पता है, तो बच्चे को पता है। तो लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग की बैलेंस, उसे आप क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे, है ना। लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट में लिखे जाते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं लाइबिलिटीज के, वो डेबिट में लिखे जाते हैं, है ना। तो पहले इतना एक थम्स अप भेजो कि भाई ये तो बात बिल्कुल क्लियर है ना। और इसमें तो अगर जिसने थम्स अप नहीं भेजा तो उसको तो मैं वैसे ही उसके हाथ काट दूंगा। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस उधर लिखोगे और क्लोजिंग इधर लिखोगे, ये तो लिखोगे ही ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, और राजू क्या हाल है तुम्हारे? वो क्रेडिटर है राजू। कई बार क्या होता है, हम क्रेडिटर से इतनी बार सामान खरीदते हैं, मैं कई बार क्रेडिटर को एडवांस दे देता हूं। मैं कहता हूं अच्छा राजू, अगले महीने ना तुमसे सामान खरीदने आऊंगा, एडवांस चाहिए। अब मैंने राजू को एडवांस दे दिया, मैंने कहा ये लो राजू, एडवांस ले लो। अब आप मुझे भेजो आंसर में, मैंने राजू को जो एडवांस पैसा दिया है, एडवांस दिया है, वो मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, परफेक्ट। तो सभी का एक सुर में बिल्कुल सही आया, वेरी गुड, है ना। इतनी समझ हम रखते हैं, अगर मैं अपने सप्लायर को एडवांस दे रहा हूं तो वो मेरे लिए एसेट है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाता है? एसेट का, सर एसेट का ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में लिखा जाएगा। तो अगर मैंने सप्लायर को एडवांस दिया है तो आप इसका बिगिनिंग या ओपनिंग बैलेंस यहां लिखोगे डेबिट में, और अगर आपने सप्लायर को एडवांस दिया है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखोगे? क्रेडिट में, यानी एंड वाला,
है ना, यही लिखोगे। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम अपने सप्लायर को कैश पे करते हैं, कैश पे टू राजू, कैश पे टू सप्लायर। तो उसकी जर्नल एंट्री सोचो, मैंने राजू को कैश दे दिया, वो आया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कैश दे दिया 2 लाख रुपए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश पे टू राजू की, राजू डेबिट टू कैश या सप्लायर डेबिट टू कैश। तो आप अपने सप्लायर को मेडिसिन की या स्टेशनरी की या किसी भी चीज की कुछ पेमेंट करते हो, आप अपने सप्लायर को कुछ पेमेंट करते हो किसी भी चीज की, तो वो पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रही होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड पर, क्योंकि तभी तो पेमेंट में है ना वो। तो हम अपने सप्लायर को कुछ पेमेंट करते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जितनी भी पेमेंट हम करते हैं अपने सप्लायर को, वो सप्लायर के अकाउंट में डेबिट में यहां पर आएंगी, वो यहां रिफ्लेक्ट करेंगी टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से। तो दिस इज द पेमेंट विच यू आर मेकिंग टू द सप्लायर, या आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो। दिस इज द पेमेंट टू द सप्लायर, जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगी। तो पहले यहां तक बताओ, यहां तक लिखे हुए पांचों आइटम विद लॉजिक क्लियर। ओके, यस सर, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। तो फिर इस खाते को बच्चों आप बंद कर देते हो ना जब, तो हमें यहां जो बैलेंस बचता है वो पता लग जाता है कि इसका मतलब हमने अपने क्रेडिटर से इतना सामान खरीदा है उधार पे। तो ये क्रेडिट परचेज हमारी यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर की तरह बच जाती है। तो अब हम क्वेश्चन की हर चालाकी से रूबरू हैं कि क्वेश्चन क्या चालाकी करेगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर बचती है। अब ये जैसे ही क्रेडिट परचेज आपका बचेगा वहां पर, तो बस आप उस फिगर को, क्रेडिट परचेज को यहां पर लिख लोगे। तो जो क्रेडिट परचेज मिसिंग थी वो आपको ऊपर से पता लग जाएगी कि क्रेडिट परचेज कितनी थी। तो ये आपको निकालनी होती है कई बारी, तो वो हम निकाल लेते हैं बस। और ये निकालते ही फिर आपका ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड पार्ट का बैलेंस फिर बचना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें कंज्यूम्ड पार्ट निकालना है। तो अब एक बार फाइनल थम्स अप भेज दो इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि अब आपको कंज्यूम्ड पार्ट पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या कि भाई हमें ये सब कलाकारी करके कंज्यूम पार्ट निकालना है, वो निकल जाएगा। हाँ, भगवान ना करे ऐसा कभी होगा नहीं कि ये बैलेंस मान लो इधर बच रहा है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हम स्टॉक कंज्यूम नहीं कर रहे। तो क्या क्या हम उल्टी कर रहे हैं कि भाई अंदर से स्टॉक बाहर आ गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। भाई मेडिसिन आप जितनी खरीदोगे उसमें कमी तो होगी ना, गिरावट ही तो होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि उल्टी आ गई। तो इसीलिए ये बैलेंस उधर ही बचेगा। एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर अगर ये बैलेंस यहां की बजाय यहां बचता तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मेडिसिन आप कंज्यूम करोगे, उल्टियां थोड़ी ना करोगे बैठ के फैक्ट्री में कि मेडिसिन अंदर से बाहर आ गई। चलो, क्रिस्टल क्लियर, ओके ओके। चलो, तो एडवांस दिया, जब हम किसी को एडवांस देते हैं तो वो होता है एसेट। अगर एडवांस किसी से लेता तो होती है लायबिलिटी। तो कई बच्चों को अभी भी लग रहा है कि सर एडवांस तो लायबिलिटी होता है। अरे एडवांस लिया नहीं है, एडवांस हमने दिया है, पैसे किसी को दिए हैं, एडवांस दिया है, एडवांस दिया है, पैसे दिए हैं, है ना, जिसको आप शायद ऐसे भी कह सकते हो प्रीपेड काइंड ऑफ, पैसे पहले दे दिए, प्रीपेड। चलो ठीक है सर, अब बात जो है
अब क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो कंज्यूम्ड पार्ट भी क्लियर। अब कुछ छुटमुट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं। मैं फटाफट आपसे 2-4 रूबरू करवा देता हूं, एक बार पूछ लेता हूं और फिर देखते हैं। कई बार हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है। मान लेते हैं हमारा ईयर एंडेड जो है वो है 31 मार्च 2021 का, ठीक है जी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा होता है, ठीक है। उसमें हमें पेमेंट साइड पर कुछ ऐसा दे रखा होता है, बाय 7% FD, मतलब फिक्स डिपॉजिट या कोई भी इन्वेस्टमेंट कुछ भी दिया होता है, और एक डेट लिखी हुई होती है। मान लेते हैं 1 अक्टूबर 2020, और मान लेते हैं अमाउंट है 1 लाख रुपए। इस तरह से दिया होता है पेमेंट साइड पर, ठीक है ना। क्रेडिट साइड बोले तो पेमेंट साइड पर, और रिसिप्ट साइड पर, डेबिट साइड पर, रिसिप्ट साइड पर आपको लिखा होता है, रिसिप्ट दे रखी होती है एक। मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी 2000 रुपए, ऐसा दिया होता है। ऐसा कुछ एक सीन क्रिएट कर दिया मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है क्या? कोई बच्चा इतनी बात से इंटरप्रेट कर सकता है कि क्या होगा? मैं इंतजार कर रहा हूं। इतनी बात से आपने क्या इंटरप्रेट करा? ओके, देख लो, होशियार बच्चों के आंसर भी आ गए। ये होती है बात। ओके, वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों ने तो छूटते के साथ ही बताना शुरू कर दिया था, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। तो अगर आप 7% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और 1 अक्टूबर को आपने खरीदा है एफडी, यानी 6 मंथ्स, तो वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट वैसे निकलेगा 3500, है ना। मतलब हमें 3500 मिलना चाहिए, जबकि रिसिप्ट में उसने दे रखा है सिर्फ 2000। तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमें 3500, मिलना चाहिए 3500, मिले हैं सिर्फ 2000। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है, इससे आपको ये छुपी हुई बात पता चलती है कि हमारा इंटरेस्ट जो एक्रूड है वो 1500 रुपए है। फिर इसे आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करोगे, ताकि ये है। तो इस चीज को रीड करना आना चाहिए, इस चीज में क्या बात छुपी हुई है। तो उस चीज में ये बात छुपी हुई थी। तो भेजो अब इसका थम्स अप। ओके, क्लियर। ओके ओके ओके, क्लियर, ठीक है। ओके, वेरी गुड, है ना। तो इसमें ये बात छुपी हुई थी। अब एक और डेमो करते हैं, इसी तरह का एक और स्पेशल पॉइंट का डेमो कर लेते हैं। अब इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा। और आपको इस बार रिसिप्ट में दे रखा होगा 6% इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी। 6% इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी 12,000 रुपए, बस ये दे रखा होगा। तो एक बार करना जरा इंटरप्रेट कि इससे क्या पता चलता है, क्या होगा। रिसिप्ट साइड पर हमें ये दे रखा है 6% इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। ओके, वेरी वेरी गुड, क्या बात है। तो बच्चों ने तो फिर से धड़ाधड़ बताने शुरू कर दिए।
क्या बात है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो क्या बात है, तो सबका सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि इसका मतलब हमें अपनी एफडी पर 6% इंटरेस्ट मिला है और वो इंटरेस्ट है 12,000। तो इसका मतलब हमारे पास कोई एफडी हुई होगी, कोई एफडी रही होगी, तभी उस पर इंटरेस्ट मिला है। तो इसमें जब हम एफडी निकालेंगे कि हमारे पास कितने रुपए की एफडी रही होगी, तो बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। तो इसका मतलब हमारे पास 2 लाख रुपए की कोई फिक्स डिपॉजिट रही होगी। तो ये निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो इसे फिर आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करोगे। तो खाली इतनी सी बात से हमको ये पता चल जाता है कि इसका मतलब ओपनिंग में कोई एफडी है, कोई फिक्स डिपॉजिट है, और वो निकालते ही उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। तो हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। तो ये स्पेशल पॉइंट का थम्स अप भेजो, ये भी क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। तो सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, याद है कहानी ये भी, ठीक है। बस इसके अलावा सब छोटे होते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा होगा कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, वो पे कर रखा है फॉर अप टू 30 जून, तो आप 3 महीने का प्रीपेड निकाल लोगे। या कहीं पे लिखा होगा कि सैलरी हमने पे करी है सिर्फ 11 मंथ्स की, तो यानी 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है, वो आप निकाल लोगे। मतलब छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो अब देखो बच्चों, ये है हमारा एनपीओ चैप्टर, जिसका मैंने पूरा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बारीकियों के साथ सब डिस्कस कर लिया। हर चीज की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, हर चीज के लॉजिक, हर चीज में होने वाली गलती, वो सब डिस्कस कर ली। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि सारे स्पेशल पॉइंट ऐसे ओरली नहीं बताए जा सकते कि मैं बस बताता रहूं और आप ऐसे करते रहो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन करने में भी 100 तरह की गलती होती है, वो प्रैक्टिस से ही दूर होगी। ठीक है ना, जो हम अब करेंगे। तो पहले मेरा टारगेट था आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दूं, तो अब एक थम्स अप इस बात का कि ये अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट, और अब आप सवाल के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो बताओ जल्दी से, फिर सवाल लगाऊं। यस सर, चलो तो सब बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो अब मेरा काम खत्म, आपका काम अब शुरू होगा। अब रेस लगाएंगे आप बच्चों के बीच में, और अब फिर देखेंगे कि कौन है बच्चा होशियार, कौन है बच्चा नकली। चलो, तो बस हो जाओ बच्चों तैयार। ऑन द काउंट ऑफ 3 सवाल सीधा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है सर, तो 3, 2, 1, और ये रहा आपका सवाल। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है और नीचे 4 बातें चिपका रखी हैं। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बस बैलेंस शीट नहीं बनानी। कई बच्चे अपना कहीं फुर्ती में लग जाएं, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है ना, सैंपल पेपर क्वेश्चन है, एग्जाम के सैंपल पेपर से निकाल के लाया हूं। अब करके देखो, फिर मुझे आंसर बताओ।
ओके ओके, तो बच्चों के आंसर आने शुरू तो हुए हैं, बच्चों के आंसर आने शुरू तो हो गए हैं। तो 1 मिनट बस और रुकते हैं, 1 मिनट ज़रा और रुकते हैं, सब बच्चे और ज़रा करके देख लें एक बार। तो 1 मिनट और रुकते हैं। तो और बच्चे भेजिए अपना आंसर, बच्चों आप भी भेजो। सॉल्व करिए, आंसर भेजें। ओके ओके, तो सरप्लस कह रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे तो सरप्लस कह रहे हैं कि सरप्लस आ रहा है। ओके ठीक है, सरप्लस बता रहे हैं बच्चे। चलो ठीक है, तो अब मैं आंसर एक बार दिखा देता हूं ताकि हमारा डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अब सवाल बच्चों हट जाएगा, सवाल बच्चों हट जाएगा अब, ठीक है ना। फिर ये मत करना कि अब सर सवाल दोबारा लगाओ, अब वो बाद में आप दोबारा से सवाल अगर करने का मन करे तो बाद में फिर दोबारा से करके देखना। तो अब सवाल बच्चों हट जाएगा और अब हम इसका सही आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है सही आंसर, ठीक है ना। तो सवाल अब हट जाएगा, ठीक है सर सवाल हटा दो, तो सही आंसर बता दो। तो सही आंसर है जो कई बच्चों ने भेजा, 2,75,900, 2,75,900 का सरप्लस। तो कई बच्चों ने भेजा, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत 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 शाबाशी। 2,75,900।